ठीक है। तो हमने पिछली बार जो है 4.1 का पहला क्वेश्चन किया था और पहले क्वेश्चंस के जो 8 ऑप्शनल जो क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है। तो जैसे कि आपको बता दिया जाए कि क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या है ये? आयताकार भूखंड है। तो सबसे पहले आयत ले लें। क्या ले लें? आप जब आयत बनाओगे तो इस तरीके से आयत होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमारा आयत है। और इस आयताकार जो भूखंड का जो क्षेत्रफल है ना, वो कितना है? आप बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम इसको हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आप करेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? यहाँ पे कितना होता है? वैसे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 500। यही है ना हमारे पास। थोड़ा इसको साइड में हल्का सा खिसका लो। ठीक है। इतने दिया कि नहीं दिया? 528 मीटर स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। क्योंकि हमें करना क्या है यहाँ पे देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बताना है। ठीक है। तो निरूपित कर दें द्विघात समीकरण के रूप में। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई क्या है? ये है क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, कितने? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मान लीजिए अगर हम मान लें कि भाई चौड़ाई ये x है तो लंबाई क्या होगी? x का दुगना से क्या है? एक अधिक हो जाएगा। क्योंकि भाई चौड़ाई कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है? लंबाई जो है ना, लंबाई क्या है? चौड़ाई की कितने? चौड़ाई की दुगना। तो चौड़ाई मान लीजिए x माना हमने, चौड़ाई क्या माना? हम मान लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, माना चौड़ाई x मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार लंबाई ये कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगना। तो चौड़ाई का दुगना x का दुगना करें कितना आएगा? 2x। और उससे कितनी अधिक है? एक अधिक भी है। एक अधिक करने तो कितना आ जाएगा? 2x + 1 मीटर। तो स्क्वायर नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये मीटर में है ना, तो मीटर में आएगा। लंबाई वगैरह मीटर में आती है, चौड़ाई मीटर में आती है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल क्या आता है? और अगर किसी का आयतन निकालना होगा तो वो क्यूब में आएगा, है ना। x की पावर क्यूब करेंगे आप इस तरीके से। हम जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है। अब देखना, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना है। क्या करनी है? हमें लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, हमारे पास में यहाँ पे लंबाई भी मिल गई, हमें चौड़ाई भी मिल गई कि नहीं मिल गई? लंबाई है, चौड़ाई है। तो हम देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी निकल के आई? इतनी निकल के आई है। तो 2x + 1 कर लें इंटू चौड़ाई कितनी है? x मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। इक्वल टू में कितना है हमारे पास? 528 मीटर स्क्वायर है। अब बताओ, देखो x का इससे करेंगे मल्टीप्लाई, किससे? यहाँ पे 2x + 1 था। ठीक है। हल्का सा 2x + 1 था इंटू x मीटर है, ये है ना हमारे पास। और एक ये भी मीटर है। अब देखो इस x मीटर का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2x स्क्वायर आएगा, प्लस x का 1 से करेंगे तो x आएगा, और मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ से 528 मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अब बताइए, देखो यहाँ पे m स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी m स्क्वायर आ रहा है, तो ये देखो दोनों कट जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का इधर आ जाएगी तो माइनस का 528 = 0। बस यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? आप कह सकते हो भाई हमने इसको क्या किस रूप में निरूपित कर दिया है?
तो अतः इसे हमने क्या किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित कर दिया है। इसको किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपने यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन जो था उसको जो है कह सकते हैं जो हल है वो इस तरीके से है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था कि एक आयताकार का भूखंड है, एक ज़मीन का एक भाग है जो आयत के आकार का है, तो आयत दे दिया हमने। अब एक एक्स वैल्यू एक इसकी हमने के ले ली, एक्स की यानी कि एक्स, जब हम चौड़ाई एक्स ले लेंगे तो ये क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। तो अगर हमने चौड़ाई एक्स लिया है तो लंबाई 2x प्लस का 1 हो जाएगी। अब लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल निकल आएगा। इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी हमें दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो हमने 528 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं मल्टीप्लाई करके इसको निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 528 मीटर स्क्वायर। फिर इनको सॉल्व किया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, बाकी वैल्यू हमारे पास ये रह गई और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले समझिएगा पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। देखना मुझे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल एक लाइन के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे आप देखिए ये नंबर लाइन है, इसमें 0 है, यहाँ होगा माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2। इसी प्रकार से ये प्लस के यहाँ पे सब क्या चलेगा, प्लस में चलेगा और यहाँ पे सब माइनस में। लेकिन ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूर्णांक होता है। 1.1 आएगा तो पूर्णांक नहीं है, 2.1 आएगा तो पूर्णांक नहीं है। जो पॉइंट में आते हैं या बटे में आते हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक पूर्णांक है। अब आप देखिए इसने बोला क्या, धनात्मक। क्या बोला इसने? पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। इसने कहा है धनात्मक। क्या कहा है? धनात्मक पूर्णांक कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है, प्लस में है, तो ये वाले पूर्णांक होंगे। और पूर्णांक का क्या देखा है, क्रमागत। क्या है? क्रमागत में होता है क्रम से, यानी कि लगातार। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो लगातार चल रहा है। लगातार आया कैसे, इस 1 में ये 1 आया था, अगला 2 कैसे आएगा, 1 + 1 करेंगे तभी तो 2 आएगा। इसमें 2 आया, 2 में 1 करेंगे, इसमें आएगा 3, फिर इसमें अगले बार इसको निकालेंगे तो 3 + 1 करेंगे, इसमें करेंगे 4 + 1, इसमें 5 + 1, इसी प्रकार चलता रहेगा ना। मतलब आपने क्या किया, मान लो हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में से पहला पूर्णांक ले लिया x, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भाई, एक x निकाला अभी हमने, तो अगला क्या, अगले निकालने के लिए क्या करना था, पहले हमने 1 निकाला था, तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पहले में 1 को जोड़ेंगे ना, आप 1 जोड़ेंगे आप, फिर इसका अगला निकालना तो x + 1 में आप फिर 1 जोड़ेंगे, होगा। तो जैसे आप क्रमागत कह सकते हैं, तो क्रम से हो गया, एक के बाद दूसरा आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि इसका मतलब ये हो कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, और गुणनफल कितना है, 306 है। अब देखिएगा पहला पूर्णांक x है, उसका गुणा कर दीजिए किससे, दूसरे से, गुणनफल बोला ना इसने, कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। कोई दिक्कत भाई, जैसा उसने कहा वैसे ही करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले लिया, एक ले लिया x, तो दूसरा हो गया x + 1, जैसे हमने 1 लिया था, फिर 2, फिर 3, तो 1 के बाद 2 कब आया, जब हमने 1 में 1 ऐड किया तभी तो 2 आएगा। फिर 2 के बाद 3 कब आएगा, जब हमने 2 में 1 ऐड किया, तो हम 1 ही तो ऐड कर रहे हैं ना। तो हमने अगर x लिया तो दूसरे में हम 1 x में 1 का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x + 1 हो जाएगा। तो अब हमने और कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो अब दोनों गुणा करेंगे तो x इंटू में x + 1 = कितना दे रखा है, 306। अब देखो इस x का मल्टीप्लाई इस x से करें, x² हो जाएगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई इस 1 से करें तो कितना आएगा, प्लस का x = 306, x² + x, ये 306 इधर आएगा तो माइनस का = 0, हो गया आंसर। कोई दिक्कत आई, कहीं कोई समस्या, क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ वंश समझ में आ रहा है ना। पता है क्या है, मेन समस्या ये है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो कि आखिरकार क्वेश्चन बोल क्या रहा है,
तो हम इजीली इसको कर लेंगे। और यही दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। जब यार एक चीज़ बताओ, जब प्रश्न नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो उसका हल कैसे निकालोगे आप? हल निकाल पाना मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, और प्रश्न जिस तरीके से किया हमने वही उसी हिसाब से हमने किया। इसको एक बार और देख लेना, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए आपकी आयु मान लो 10 साल है और आपकी माँ आपसे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ कितनी साल की हो जाएगी? नॉर्मल सी बात 36 का। क्या आप क्या किया आपने, वो 26 ऐड कर दिए ना उसमें। अच्छा चलिए, तो ऐसे करेंगे, मान लो हमने रोहन की जो भी आयु लेंगे उसमें 26 ऐड कर देंगे तो माँ की आयु निकल आएगी, ठीक है। फिर कहता है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल मल्टीप्लाई अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। अगर हम रोहन को भी, अगर रोहन की आयु को और उसकी माँ की आयु का 3 वर्ष बाद जो भी इनकी आयु हो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनकी आयु का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, गुण कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। उनका गुणनफल 360 होगा अगर हम करें तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी कि रोहन की आयु कितनी है, एज कितनी है। तो हमें करनी तो है, लेकिन हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण उनके रूप में से निरूपित करना है, हमें उनकी अंदर की वैल्यू को नहीं निकालना है, फाइंड नहीं करना है, ना हमें रोहन की आयु निकालनी है ना ही रोहन की माँ की आयु निकालनी है, सिर्फ हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाना है। क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, और इजीली बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। कैसे है समझना, मान लो माना रोहन की आयु, मानने में क्या जाता है, मान लो कहते हैं यहाँ पे माना, बिल्कुल माना रोहन की आयु इक्वल टू x वर्ष होगी, तो उसकी माँ की आयु इक्वल टू x प्लस 26 वर्ष हो गए, 26 वर्ष होगी, मतलब x प्लस 26 हो जाए, क्योंकि 26 ज्यादा है, क्योंकि उसकी आयु क्या, माँ की आयु क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ उससे की आयु से 26 वर्ष बड़ी, तो उसकी आयु x है तो 26 ऐड कर दो तो माँ की आयु निकल आएगी, कोई दिक्कत। अब बात करो यहाँ पे, मान लो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से, अगर क्या है उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद क्या है, 3, अब देखो 3 वर्ष बाद यानी पश्चात एक ही बात है, अगर हम उससे पश्चात कर दिया, पश्चात का मतलब भी बाद होता है, बाद का मतलब भी पश्चात होता है। अब 3 वर्ष बाद क्या होगा, रोहन की आयु का देखिए, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3 करोगे कि नहीं करोगे, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, और रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3, 3 वर्ष तो दोनों में होगा ना भाई। मान लो कि आपकी आयु है 5 साल, आपकी मम्मी की आयु है 25 साल, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप बताइए 3 वर्ष के बाद, तो मतलब आपकी 5 है तो 5 में 3 जोड़ोगे आप, तो कितनी हो गई आपकी 8 साल हो गई, और आपकी माँ 3 वर्ष बाद तो उनकी भी 3 जोड़ेगा ना, तो 25 कितनी हो जाएगी उनकी 28 हो जाएगी। ऐसे इसके साथ हुआ कि भाई उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद कितनी आयु उनकी, 3 वर्ष बाद, तो x में भी 3 वर्ष कि रोहन की आयु में भी 3 जोड़ोगे, और उसकी माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26 है, इसमें भी आप 3 जोड़ोगे, तो फाइनली रोहन की माँ की आयु निकल आएगी x प्लस 29 वर्ष, कितनी आ जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद में जो आयु निकली उसका मल्टीप्लाई, उसका गुणनफल कितना, x प्लस 3 गुणे 2x, यहाँ पे x प्लस x, बिल्कुल x प्लस 29 कितना है, वर्ष बराबर कितना दे रखा मल्टीप्लाई, गुणनफल कितना है उनका 360 है, बहुत बढ़िया 360 वर्ष है। अब देखो इस x का मल्टीप्लाई इससे भी करो, फिर इस x का मल्टीप्लाई इससे भी करो, x का पहले x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का प्लस लगाओगे, 29 से करोगे तो 29x आएगा, आया कि नहीं आया, अच्छा
उसके बाद देखें आप प्लस की जगह प्लस 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 लग जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x से करें कितना आएगा 3x, फिर इसका मल्टीप्लाई 29 से करें कितना आएगा प्लस कितना आएगा भाई 87 इक्वल टू 360 हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 29x और 3x कितना हो गया 32x, 32 साल होगा कि नहीं होगा। अब 32 साल के बाद में आप देखो प्लस का 87 उधर है प्लस का ना इधर आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपने लिया प्लस का 32x किया और देखो यहाँ पे माइनस का बड़ा है छोटा है माइनस का बड़ा है कर दिया। अब 360 में से आप जब जो है 87 घटाओगे तो कितना आएगा बताइए कितना आएगा बोलो। 10 में से 3 गया कितना आया 3 आया, 10 में से 7 गया 3 आया और 15 में से 8 गया 7 आएगा कितना आएगा और ये आएगा 273 कितना आया 273 इक्वल टू 0। तो ये देखो हमें इतना ही बनाना है, इसके आगे हमें नहीं निकालना है कि रोहन की आयु कितनी है और उसकी माँ की आयु कितनी है। हमें सिर्फ यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में से निर्देशित करना था प्रदर्शित करना था, वो हमें निरूपित यहाँ पे कर दिया है। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखो 3 वर्ष के बाद में भी हमने देख लिया यहाँ पे टोटल देखें यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हल भी और ये क्वेश्चन है ये हल है हमारा क्या है ये है हल ठीक है। अब सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी थी कर दिया, रोहन की आयु x और उसकी माँ की आयु x प्लस 26 क्योंकि 26 ज़्यादा है। उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है गुणनफल दोनों कर दिया, इसका भी गुणनफल इसका गुणनफल, लेकिन तब करेंगे जब पहले पूरा पढ़ लें हम। ये क्या कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो पहले 3 वर्ष करेंगे आप दोनों में ऐड करेंगे। तो हमने रोहन की आयु में 3 वर्ष ऐड किया और रोहन की माँ की आयु में भी 3 वर्ष ऐड किया, तो इसमें कितना आया x प्लस 29 वर्ष आया रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु आ गई x प्लस 3 वर्ष। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो हमने 360 कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई जब करके सॉल्यूशन किया तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण आया और ये हमारा बाकायदा सॉल्यूशन हुई परफेक्ट तरीके से हो गया ठीक है कोई दिक्कत। अच्छा अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 4.1 का 4.1 का दूसरे क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगली जो है नेक्स्ट जो पार्ट होगा वीडियो का उसमें कौन सा करेंगे बताइए 4.2 को करेंगे हम लोग ठीक है 4.2 करेंगे। और इसमें समझना जरा ये वाला क्वेश्चन जो हमारा क्या है होमवर्क है, क्या है ये होमवर्क है, लेकिन इसको करना कैसे थोड़ा समझ लीजिएगा। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बेस पे करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी तो हमें करना है ही फिर बाद में ठीक है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास की होगी उसमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन मैं करूँगा ठीक है। तो इसके आंसर बता दूंगा कैसे करना है इसका, कैसे हमने इसका निकाला है, लेकिन कोशिश पहले ट्राई करना है तुम्हें खुद से। अब तुम ट्राई कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सीख भी लोगे। पहले याद रखें चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है ये फॉर्मूला याद रखना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। यानी कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है बिल्कुल 480 किलोमीटर। कितनी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कितनी दे रखी है इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है होती है, तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेता है। कितना लेता है 3 घंटे का अधिक समय कितना लेता है वो 3 घंटे का अधिक समय 3 घंटे का अधिक समय लेती है अधिक समय ले रहा है ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ठीक है। तो मैंने देखो कुल दूरी दे दी, चाल दे दी और समय भी दे दिया है, लेकिन समय क्या है अधिक समय ले रहा है। क्या ले रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यदि क्या होता है होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। क्या लेती है 3 घंटे अधिक लेती है। तो क्वेश्चन समझने की वाली बात है कि भैया दूरी है टोटल कितनी 480 किलोमीटर है, वो समान चाल से ही तय कर रहा है इस दूरी को। होता क्या यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया कम कर दी जाए, क्या कर दी जाए इसको कम कर दी गई। क्या कर दिया गया इसे कम कर दिया गया। थोड़ी क्वेश्चन को थोड़ा समझना जरूरी था। चाल क्या कर दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी गई। क्या कर दी गई है अब चाल कम हो गई। अब सोचिए चाल अगर कम हो जाएगी
तो मुझे एक चीज़ बता दो, जब चाल किसी चीज़ की कम होती है, आप भी मान लो स्कूल जा रहे हो, अब आप जो स्पीड आपकी है अगर उससे आप स्लोली जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे, तो ज़्यादा समय लोगे, बिल्कुल। और अगर आप तेज चलोगे तो समय कम लगेगा। तो यही है, जब चाल बढ़ती है तो समय कम लगता है और चाल घटती है तो समय ज़्यादा लगता है। तो पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो कम होगी तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसी को हमें निकालना है, इसका फॉर्मेट तैयार करना है कि मान लीजिए कि जो है कह सकते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी है, x है, दूरी है इतनी, उस हिसाब से कोशिश करिएगा निकालने की। अगर नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर तो मैं खुद निकाल के दूंगा ही आपको, ठीक है।